सोचो एक इंसान जो स्पोर्ट्स कार्स का मास्टर ट्यूनर था, जिसने पोर्शे जैसी आइकॉनिक कार्स को ज्यादा स्पेशल बनाया, उसका नाम एक क्राइम मिस्ट्री से जुड़ गया। यूवे गेम्बाला, जो 90s का सबसे बड़ा पोर्शे ट्यूनर था, अपने ही ट्यूनिंग एम्पायर के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और खत्म होने की वजह से हेडलाइंस में आया। लेकिन आखिर कैसे? यूवे गेम्बाला की कहानी सिर्फ एक कार ट्यूनर की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जो अपने पैशन को रियलिटी में बदलना चाहता था। उन्होंने पोर्शे कार्स को मॉडिफाई करके उन्हें एक नई पहचान दी। लेकिन उनकी कहानी में एक खतरनाक मोड़ तब आया जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और अंडरवर्ल्ड के प्रेशर के बीच उनकी जिंदगी उलझ गई। आज हम इस जीनियस पोर्शे ट्यूनर के उनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे कि कितने पैसे ये चार्ज करते थे, उनके ट्यून कार्स के फीचर्स क्या थे, कैसे उनकी पहली कार ने उन्हें सक्सेस दिलाई और क्या कॉस्ट थी उसे मॉडिफाई करने की, उनका कर्जा कितना बढ़ गया और उन्होंने लोन्स कैसे मैनेज किए, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या उनकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या एक प्लान्ड मर्डर था। यूवे गेम्बाला की जिंदगी एक आम से लड़के की है जो अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहता था। यूवे का जन्म 1956 में जर्मनी के लियोनबर्ग में हुआ था। उसे बचपन से ही कार्स में एक अलग ही शौक था। जैसे ही वो अपनी जिंदगी की पहली स्टेप्स ले रहा था, उसे ये समझ में आया था कि उसका असली जुनून कार्स है। वो ना सिर्फ इन्हें चलाने का शौक रखता था, बल्कि इन्हें मॉडिफाई करने में भी अपनी क्रिएटिविटी डालना चाहता था। जब यूवे ने अपना टीनेज टाइम बिताया, तब उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर वालों से सपोर्ट लेना शुरू किया। लेकिन जर्मनी में एक ऐसे फील्ड में करियर बनाना जिसमें कंपटीशन काफी ज्यादा हो, वो किसी रिस्क से कम नहीं था। यूवे को पता था कि अगर उनको इस फील्ड में सक्सेस मिलनी है तो उन्हें अपनी क्रिएटिविटी और हार्डवर्क दोनों को यूज करना होगा। यूवे गेम्बाला ने 1981 में गेम्बाला ऑटोमोबाइल टेक्निक की शुरुआत की। उसने इंटेंशनली अपने गैराज में काम करना शुरू किया, जहां पर वो पोर्शे कार्स को कस्टमाइज करता था। पोर्शे का ब्रांड उसके लिए एक आइडल कैनवास था, जहां वो अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकता था। पोर्शे की रेपुटेशन एक स्पोर्ट्स कार के मैन्युफैक्चरर के रूप में थी, और गेम्बाला का मन था कि वो इस ब्रांड को और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव बना दे। यूवे का पहला प्रोजेक्ट पोर्शे 911 था। उसने इस कार को 20 लाख रुपए में मॉडिफाई किया था। इसमें यूवे ने कस्टम पेंट जॉब्स, सस्पेंशन अपग्रेड्स और इंटीरियर का कंप्लीट रीडिजाइन किया। उसने कार की एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाने के लिए न्यू बॉडी किट्स भी इंस्टॉल किए, जिससे परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों में इंप्रूवमेंट होती थी। और इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए टर्बोचार्ज भी ऐड किए गए थे। जब यूवे ने अपना बिजनेस शुरू किया तो उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं थी, और जर्मनी में लग्जरी कार ट्यूनिंग मार्केट इतना डेवलप भी नहीं था। यूवे को अपनी स्किल्स को प्रूव करना था और कन्विंस करना था पोटेंशियल कस्टमर्स को कि वो उनके पोर्शे को मॉडिफाई करवा कर अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा वैल्यू पा सकते हैं। यूवे का अपना वर्कशॉप छोटा था और उसके पास लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल रेपुटेशन और हाई क्वालिटी मटेरियल पर फोकस किया। वो क्लाइंट्स को अपने काम से इम्प्रेस करते थे और फिर वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस एक्सपांड करते गए। गेम्बाला ने अपने शुरुआती बिजनेस में कस्टमर को आगे से कन्विंस किया कि वो अपनी कार्स को मॉडिफाई करने के लिए मेरी कंपनी को चूज करें। 1985 में यूवे गेम्बाला को अपनी फर्स्ट बिग ब्रेक तब मिली जब उन्होंने पोर्शे 944 को मॉडिफाई करना शुरू किया। ये कार उनके बिजनेस का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। पोर्शे 944 उस टाइम की एक पॉपुलर मॉडल थी, लेकिन गेम्बाला ने उसके परफॉर्मेंस और स्टाइल को एनहांस कर दिया। इस कार में उन्होंने अपने टर्बोचार्ज इंजन्स को इंटीग्रेट किया था और बॉडी वर्क को भी एग्रेसिव और स्लिक डिजाइन दे दिया था। गेम्बाला का ये मॉडिफिकेशन पोर्शे 944 को एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार बना देता था, जो कि एक लिमिटेड एडिशन पीस बन गई थी। यूवे ने पोर्शे कार्स को हाई परफॉर्मेंस और लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने का अपना गोल सेट किया। जब यूवे का बिजनेस ग्रो करने लगा तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्केल करना शुरू किया। उनका नेक्स्ट स्टेप था गेम्बाला पोर्शे ट्यूनिंग एम्पायर को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाना। इसके लिए उन्होंने एक ग्लोबल कस्टमर बेस टारगेट किया। उन्होंने अपनी ट्यूनिंग सर्विस को इंटरनेशनल मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया। गेम्बाला का नाम जल्दी ही जर्मनी से बाहर भी फेमस हो गया। उन्होंने यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और मिडल ईस्ट में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया। यह मार्केट उनके लिए न्यू रेवेन्यू सोर्सेस लाया और उन्होंने अपनी कार कस्टमाइजेशन कंपनी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट बेस तब क्रिएट किया जब एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने उसने अपनी पोर्शे 911 को मॉडिफाई करने के लिए कांटेक्ट किया। ये एक माइलस्टोन था क्योंकि इस ट्रांजैक्शन ने गेम्बाला को ग्लोबल रिकॉग्निशन दे दिया।
यूए गेम्बाला की सिग्नेचर पोर्शे 911 टर्बो ट्यूनिंग की शुरुआत हुई 1985 में। यह मॉडल उनके बिजनेस के लिए एक फाउंडेशन का काम करता था। गेम्बाला ने इस मॉडल को अपने कस्टमाइज्ड व्हील्स, सस्पेंशन सिस्टम्स और परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के साथ मार्केट में लॉन्च किया। ये कार उनके ब्रांड को डिफाइन करती थी। गेम्बाला ने अपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए पोर्शे के अलावा और भी लग्जरी कार्स को मॉडिफाई करना शुरू किया। उन्होंने फरारी, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज जैसे लग्जरी ब्रांड्स को भी अपनी ट्यूनिंग सर्विस में ऑफर किए। यूए का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हो गया था, लेकिन सक्सेस का प्राइस भी होता है। जितना बिजनेस ग्रो कर रहा था, उतना ही फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा था। यूए ने अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए कई लोन्स लिए, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी रिस्की हो गई थी। यूए को अपनी सक्सेस को सस्टेन करना था और इसीलिए उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रेटजीज अपनाई थी। अब इनकी जिंदगी में फाइनेंशियल ट्रबल्स कैसे आए, उसके बारे में बात करते हैं। मजा तो अब आएगा। इनका बिजनेस जब अच्छा चल रहा था, तब यूए ने अपना बिजनेस को पूरे दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस बड़ा होता गया, वैसे वैसे उनकी कंपनी पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता गया। गेम्बाला का बिजनेस मॉडल हाई एंड और एक्सक्लूसिव कार्स को कस्टमाइज करने का था, जो नेचुरली एक्सपेंसिव होते थे, और इसमें जो हाई परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, एक्सक्लूसिव इंटीरियर्स और लग्जरी फीचर्स ऐड किए जाते थे, तो उनका कॉस्ट भी काफी ज्यादा था। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को जो सर्विस दिए, वो उनको कभी कभी एक्सपेंसिव पड़ते थे, लेकिन ये लग्जरी आइटम्स थे, इसके लिए मार्केट में इनकी डिमांड थी। इस एक्सपेंशन में एक सबसे बड़ा इशू था कंपनी का राइजिंग डेब्ट। यूए को पता था कि अगर उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो उन्हें एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए होगी। उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपांड करते हुए बहुत सारे लोन्स और क्रेडिट्स लिए, लेकिन वो कभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को मैनेज नहीं कर पाए। एक टाइम ऐसा भी आया जब गेम्बाला GmbH का प्रॉफिट मार्जिन नीचे आ गया था। जब यूए को अपने कंपनी को फाइनेंशियली सस्टेन करना मुश्किल लगा, तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इन्वेस्टर की तलाश शुरू की। उन्होंने अपनी कंपनी में एक साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन को पार्टनर बनाया, जो कि एक वेल कनेक्टेड बिजनेसमैन था। यह साउथ अफ्रीकन इन्वेस्टर अपने पावरफुल नेटवर्क्स के थ्रू यूए को हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, और उसने क्या किया, गेम्बाला को अपने इलीगल फाइनेंशियल नेटवर्क्स में इन्वॉल्व कर दिया। और यह बिजनेसमैन, जो साउथ अफ्रीका के अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्टेड था, अपने क्रिमिनल कनेक्शन का यूज करके यूए को फाइनेंशियल लेवरेज दे रहा था। यूए ने इनिशियली इस पार्टनरशिप को अपने बिजनेस के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी समझा। इस साउथ अफ्रीकन पार्टनर ने गेम्बाला को एक फाइनेंशियल रिवाइवल प्लान ऑफर किया, जो थोड़ा रिस्की था, लेकिन यूए को यह लग रहा था कि यह सॉल्यूशन उसके बिजनेस के लिए हो सकता है। लेकिन यह पार्टनरशिप यूए के लिए एक डेंजरस गेम बन गई। साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन ने अपने इलीगल कनेक्शन का यूज करके गेम्बाला को अपने शैडो बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर लिया। यूए को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो वो सोच रहे थे, वो उन्हें किसी और ही कॉम्प्लेक्स और डेंजरस वर्ल्ड में ले जा रहा था। जब यूए गेम्बाला का नाम दुनिया के टॉप कार ट्यूनर्स में था, उनकी पर्सनल और बिजनेस लाइफ भी काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। 2010 में एक दिन उन्हें साउथ अफ्रीका बुलाया गया था, जहां उनको एक बिजनेस डील फाइनलाइज करी थी, लेकिन ये डील एक ट्रैप थी। तो हुआ यह था कि यूए को साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन ने एक बिजनेस ट्रिप के नाम पर बुलाया था, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, उनको किडनैप कर लिया गया था। यह किडनैपिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि उनकी लाइफ सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए की गई थी। यूए के किडनैपिंग की प्लानिंग में उनके बिजनेस पार्टनर का हाथ था, जो उन्हें अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के साथ मिला के खुद की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा था। उनकी किडनैपिंग को एक प्लान्ड कंस्पिरेसी के रूप में दिखाया गया। उन्होंने जब अपने कैप्टर्स की डिमांड्स को डिने किया, तब उनके साथ ज्यादा खतरनाक हो गया। किडनैपर्स ने उन्हें मार दिया और उनका बॉडी एक रिमोट और आइसोलेट डेजर्ट में पाया गया। यूए गेम्बाला का मर्डर एक घटिया केस बन गया, जिसमें ग्रीड और रिवेंज ने सब कुछ कंज्यूम कर दिया। यूए गेम्बाला की मौत के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और जल्द ही ये पता चल गया कि उनका नाम अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में जुड़ा था। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उस साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन को ट्रैक किया, तो उन्होंने काफी शॉकिंग रेवलेशंस किए। गेम्बाला का नाम ना सिर्फ इलीगल बिजनेस डीलिंग्स के साथ कनेक्टेड था, बल्कि उसका इन्वॉल्वमेंट माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में भी था। यह केस एक क्लियर एग्जांपल बना था कि कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चक्कर में अपनी इंटीग्रिटी और लाइफ को खतरे में डाल सकता है। यूए की मौत के बाद
गेम्बेला GmbH को टेम्परली बंद कर दिया गया। उनके बिजनेस की लेगेसी को ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस बल्कि अपने नाम की बदनामी भी सामना करना पड़ा। गेम्बेला GmbH को रिवाइव करना था और कुछ साल बाद ही कंपनी को फिर से अपने हाई एंड कस्टमाइजेशन और एक्सक्लूसिव मॉडल्स के लिए जाना गया। यूए गेम्बाला की लेगेसी अभी भी अलाइव है, लेकिन उनकी कहानी हमें एक लेसन देती है कि ग्रीड और इलीगल कनेक्शन का रिजल्ट कभी भी अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। यूए का नाम ट्यूनिंग इंडस्ट्री में आज भी रेस्पेक्टेड है और उनके डिजाइन को एक बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है। और हमने फेमस पोर्शे ट्यूनर अकीरा नकाई के बारे में भी बात करी है, वो भी देख लो और हमारे नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।